नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, सीएम योगी आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अपने दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 53वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया है। सीएम योगी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रधानमंत्री मोदी ने घोषित किया। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ तकनीकी ज्ञान में सक्षम बनाने के लिए मौजूदा पीढ़ी को बहुत अच्छी है, व्यवहारिक माध्यम बनने जा रही है, जो वास्तव में पहले गुरुकुल की परंपरा थी। सीएम योगी ने यह भी कहा कि इसका आधुनिक स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्वरूप में आज देश के सामने आ रहा है, जिसे लेकर हर शिक्षण संस्थान को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता जब तक उसके लिए उत्तम शिक्षा न हो। भारत के अंदर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित की। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान के साथ साथ तकनीकी ज्ञान में सक्षम बनाने के लिए वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा व्यावहारिक माध्यम बनने जा रही है। लखनऊ में आज बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने करी है। राज्य मुख्यालय में माफ कीजिएगा, आयोजित इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और साथ में प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाए जाने का फैसला हुआ, जिसमें होने वाले कार्यक्रमों की कार्य योजना को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही नगर निकाय के चुनावों को लेकर के भी बैठक में चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी की महिला, युवा, किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर विस्तार से मंथन किया है। ये सिद्धांत है पार्टी का, एक व्यक्ति एक पद का। उस व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को हम लोग निश्चित रूप से पालन करके हम लोगों को तय करना, उन्हें नहीं करना। पार्टी तय करेगी और पार्टी तय कर लिया है हम लोगों ने, जल्दी इसकी घोषणा हम लोग कर देंगे। जो 3-4 पदाधिकारी सरकार में गए हैं उन पर पार्टी को तय करना, हम लोग पार्टी तय कर लेगी इस विषय। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 19 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है, लेकिन इससे ऐन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक मांग करके राजनीतिक धुरंधरों को चौंका दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने विधानमंडल के मानसून सत्र में चाचा शिवपाल यादव के लिए आगे की सीट मांगी है। शिवपाल यादव ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को एक लेटर लिखा। शिवपाल के लिए विधानसभा में आगे की लाइन में सीट अलॉट करने की मांग रखी है। लेटर लिखा है कि शिवपाल यादव चाहते हैं कि विधानसभा में उनको बैठने के लिए पहली लाइन में जगह मिले। समाजवादी पार्टी ने भी उनकी मांग का समर्थन करते हुए विधानसभा अध्यक्ष से ये मांग मानने का आग्रह किया है। अगर जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से अखिलेश ने चाचा शिवपाल से बनी दूरियों को कम करने और रिश्तों को लेकर डैमेज कंट्रोल करने के लिए शायद ऐसा फैसला लिया हो। यह भी माना जा रहा है कि चाचा शिवपाल की इज्जत बढ़ाने के लिए भतीजे अखिलेश ने यह बड़ी पहल करी है। हालांकि शिवपाल के रिएक्शन का अभी तक सभी को इंतजार है। और समाजवादी पार्टी की तैयारी बवाल की है। 19 तारीख से विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है, लेकिन इससे ऐन पहले सपा ने बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने 14 तारीख यानी कि कल विधानसभा में धरना देने की रणनीति बनाई है, जिस पर मनोज पांडे ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और अपराध जैसे मुद्दों पर शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव के विधानसभा में आगे बैठने की मांग का मैं भी समर्थन करता हूं। तो वहीं निकाय चुनाव के सवाल पर उनका कहना है कि सपा का पूरा संगठन इसकी तैयारी में जुटा हुआ है और अपने चुनाव चिन्ह पर सपा के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। उत्तर प्रदेश में 19 सितंबर से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इसके पहले समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी तैयारी की है।
लगातार कई दिन तक धरना चलने वाला है विधानसभा के अंदर। अभी हम बात करेंगे मनोज पांडे जी से। मनोज पांडे जी, क्या तैयारी है, क्योंकि 19 सितंबर से अभी सत्र की शुरुआत है, उससे पहले समाजवादी पार्टी क्या तैयारी है? नहीं, समाजवादी पार्टी जन मुद्दों को लेकर के, किसान के मुद्दे को लेकर के, बेरोजगार के मुद्दे को लेकर के, गरीब के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे पे लेकर के, हेल्थ के मुद्दे को लेकर के, ये तमाम आज जो मुद्दे हैं, सूखा एक बड़ा हम लोगों का मुद्दा है और समस्या है उत्तर प्रदेश के किसानों को। इन मुद्दों पर 14 से लेकर के 18 तारीख तक चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक सांकेतिक धरना दे करके अपनी बात को सरकार को जगाने का काम करेगा और सरकार से मांग भी करेगा। 19 से सत्र शुरू हो रहा है, आप विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, क्या तैयारी है, क्या मुद्दे उठाए जाएंगे सदन के अंदर? कुछ ऐसे मुद्दे वो तो हाउस में दिखाई देंगे। नहीं, कुछ तैयारी है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं? तैयारी तो 14 से बता दिया हमने, 14 से लेकर के और लगातार जनता के मुद्दों पर हम लोग लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने मांग की कि उन्हें अब आगे बैठाया जाए रो में। इसका समर्थन है कि वो प्रगतिशील पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कई पार्टी के अध्यक्षों को आगे जगह दी गई है, उनको भी आगे जगह दे दी जाए। गोवंश की मौतों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 6 से ज्यादा डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें सामूहिक इस्तीफा उनका स्वीकार किया जाए। आपके जिले में भी, यानी कि रायबरेली में भी एक गोवंश गौशाला थी, जहां पर भी कई जानवरों मेरा मानना है कि सरकार को एसआईटी का गठन करके उत्तर प्रदेश में जितनी भी गौशालाएं हैं, इनमें पिछले 6 महीने में कितने गौवंश की मृत्यु हुई है, इसकी जांच करा करके संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। निकाय चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है और क्या ये सिंबल पे चुनाव होगा? समाजवादी पार्टी 5 साल तक जन के मुद्दों पर और अपने चुनाव के लड़ाई में मैदान में रहती है। लोकल बॉडी के चुनाव पर समाजवादी पार्टी के हमारे सारे प्रभारी अपने अपने जनपदों में कैंप किए हैं और लगातार समाजवादी पार्टी लोकल बॉडी के चुनाव में पूरी तैयारी में लगी हुई है। क्या सिंबल पे चुनाव होगा? अभी तक यही है कि हम अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये मनोज पांडे जी हैं, विधायक हैं रायबरेली से, और उनका कहना है कि सत्र से पहले 14 तारीख से 18 तारीख तक, यानी कि सत्र से एक दिन पहले तक समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो धरने पर बैठेंगे विधान भवन के परिसर में, और इसके बाद उन मुद्दों को उठाएंगे जो जनता से जुड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि कितना असर इन मुद्दों का पड़ता है और जनता इनसे कैसे जुड़ पाती है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए आज की तारीख दी थी, लेकिन दूसरे पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड के कोर्ट में न आने के चलते सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर की अगली तारीख लगा दी गई है। आपको बता दें कि मामले में महेंद्र प्रताप सिंह ने सर्वे के लिए कोर्ट से कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की और ज्ञानवापी की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मस्थान के बगल में मौजूद ईदगाह के सर्वे कराने की मांग की है, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड के नहीं आने से कोर्ट ने मामले में सुनवाई की तारीख 3 अक्टूबर तय कर दी है। देखिए, वादी पक्ष ने अभी तक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के लिए स्टेप नहीं लिए, पैरवी दाखिल नहीं की है, और वो रिवीजन में आए तो रिवीजन में उनको सभी पार्टियों के लिए पैरवी दाखिल करनी थी, उन्होंने पैरवी दाखिल नहीं की है। माननीय न्यायालय के सामने हमने ये तर्क रखे तो उन्होंने इसमें उनको पैरवी करने के लिए समय देते हुए 3 अक्टूबर इसमें निश्चित कर दी है। 3 अक्टूबर तो वो पैरवी करें और 3 अक्टूबर को फिर इसकी पुनः सुनवाई होगी। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ चल रहा है और वो रिवीजन है, और मुस्लिम पक्ष चाहता है, शाहिद का पक्ष चाहता है कि उसमें कोई सुनवाई ना हो, इसलिए जानबूझ करके सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हो रहा है। उसमें पिछली डेटों में भी हाजिर नहीं हुआ। जब लोअर कोर्ट में हाजिर है तो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में क्यों नहीं हाजिर है? वो उनको पूरी जानकारी है, लेकिन केस को लिंगर ऑन करना चाहते हैं। इस केस में कोई कार्रवाई आगे ना बढ़े, इसलिए वो जान करके इस केस को लटकाना चाहते हैं। तो वहीं राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, कपिल देव अग्रवाल और मयंकेश्वर शरण सिंह रायबरेली पहुंचे हुए थे। इस दौरान हरचंदपुर थाने के अंदर बने बैरक का निरीक्षण हुआ, साथ ही साफ सफाई और थाने के रखरखाव को भी मंत्रियों ने देखा है। मंत्रियों ने निरीक्षण के बाद सिरसा घाट के पास सड़क चौड़ीकरण का भी जायजा लिया। इस दौरान मंत्री जितिन प्रसाद ने सरकार के कामों का गुणगान किया और कहा कि बजट की कोई समस्या नहीं है, प्रोजेक्ट बनाकर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो मंत्री समूह गठित किए गए हैं, हमारे साथ कपिल देव जी और मयंकेश्वर शरण सिंह जी हमारे साथी मंत्री आज रायबरेली जनपद पे आए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। जो कार्य हुए हैं सड़कों के हैं, अभी जाके जनप्रतिनिधियों से, जनता से, सबसे बातचीत करते हुए जो यहाँ की समस्याएं हैं, आगे की योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन है, उस पर विस्तार से चर्चा होगी और फिर समीक्षा बैठक अधिकारियों से ली जाएगी।
तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी लखनऊ से। लखनऊ में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। मंडी परिषद में भ्रष्टाचार की बात उन्होंने पत्र में इंगित की है। सभी विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की जानकारी साझा करी है। मंडी परिषद के अफसरों पर दिनेश ने सवाल भी इस दौरान उठाए हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से। लेटर बम फूटा, एक बार फिर से सरकार के मंत्री ने सरकार पर ही आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा प्रशासनिक अमला सुनता नहीं है, अफसर हमारी मानते नहीं है, काम होगा कैसे। भ्रष्टाचार की बात भी इस लेटर में इंगित की गई है। तो वहीं शामली में भारतीय किसान यूनियन की चल रही पंचायत में राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में किसान बहुत ज्यादा परेशान है और वो चाहते हैं कि उनका भुगतान 100% हो जाए, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए मिल मालिकों से जो मिल जाए वही सही है। जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक किसान धरने पर बैठा रहेगा। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि शुगर मिल के जो मालिक हैं वो भागते भूत की लंगोटी जैसे हैं और एक दौर था कि जब बातचीत चल रही है उसके बाद ही वो आगे की रणनीति तय करेंगे। जो पैसे थे मूलधन वो दे दिया इस काम का, उस पे ब्याज दे दिया। अब मुकदमा ये चल रहा कमिश्नर के यहाँ के, इस पर दंड और लग रहा है, जो दंड की छूट करवा दो। मगर भाई हमने कमिश्नर से बात करी, हमने कहा जी ये दंड लगाने की प्रक्रिया या हमें बता दो, हम मिलोड़ को भी लगा दें। माल तो वे मूल भी नहीं देते, ब्याज कैन कमिश्नर माफ कर दें और दंड लगाने का हमारे पे कानून नहीं, मतलब 3 चीज। तो इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको प्रयागराज से दे रहे हैं। पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर मामले में बड़ी खबर है। पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने का आदेश जारी हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया। झांसी में मोड़ थाने के पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज होगी। पुष्पेंद्र के परिजनों की याचिका पर कोर्ट का आदेश। परिजनों ने एनकाउंटर को फर्जी बताया। अक्टूबर 2019 का ये पूरा मामला है जब झांसी में एनकाउंटर हुआ था। पुष्पेंद्र के परिजनों ने याचिका लगाई थी। इस याचिका पर कोर्ट की ओर से आदेश और आदेश के बाद ये बात सामने आ गई है कि पुलिस ने फर्जी केस बनाया था। अब एनकाउंटर जो कि फर्जी किया गया था उस पर पूरा मामला आगे बढ़ेगा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के मदरसों की जांच कराने के बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी। सीएम धामी का साफ तौर पर कहना है कि मदरसों को लेकर समय समय पर तमाम तरीके की बातें सामने आती हैं। ऐसे में जांच होना जरूरी है ताकि सच सामने आ सके। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी तेजी से मदरसों की जांच के साथ साथ अवैध मदरसों को ध्वस्त भी किया जा रहा है। देहरादून के किमाड़ी शहर में सड़क पर शराब पीने के मामले में यूट्यूबर बॉबी कटारिया पर थाना कैंट पुलिस ने केस दर्ज किया है, लेकिन अभी तक बॉबी कटारिया को देहरादून पुलिस पकड़ नहीं पाई है। हालांकि पुलिस ने बॉबी कटारिया पर 25,000 का इनाम रखा है, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ खाली हैं। तो वहीं अब इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस ने बॉबी कटारिया के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। विवेचना में जो भी फैक्ट आए थे उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जो लीगल चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। उसकी अरेस्टिंग के लिए वारंट भी इशू कराया गया था। लगातार दबिश दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो है क्योंकि वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के प्रयास कर रहा है तो इसके लिए जो है हम लोगों ने 82 की कार्रवाई भी की है और उसके घर पर नोटिस भी चस्पा किया है। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दिल्ली प्रवास के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करी। इस मौके पर मंत्री जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उत्तराखंड में प्रादेशिक सेना की 127 और 130 पर्यावरण सेना और पूर्व सैनिकों के कल्याण के संबंध में विस्तार से अवगत कराया। मंत्री जोशी का यह भी कहना कि भूतपूर्व सैनिकों की भूमिका में बेहद महत्वपूर्ण और ये सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक देहरादून और पिथौरागढ़ स्थित प्रादेशिक सैनिक की 127 और 30 पर्यावरण सेना बल के माध्यम से सेवानिवृत्ति के बाद राज्य में पर्यावरण संरक्षण के उत्थान में काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से चयन सेवा आयोग का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो इसके लिए उसका भंग करना मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। उसको भंग होना बहुत जरूरी है और लोक सेवा के माध्यम से
भर्ती हों ताकि यहाँ के युवाओं को के साथ न्याय न हो और उनका उसकी योग्यता का लाभ मिले। हरिद्वार से भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सोमवार को जहरीली शराब कांड के पीड़ित परिवारों से मिले। आपको ये बता दें कि कुछ समय पहले जहरीली शराब पीने की वजह से 9 लोगों की जान चली गई थी। पीड़ित परिवारों से मिलकर दोनों नेताओं ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया, तो वहीं दोनों नेता एक दूसरे पर निशाना साधते हुए भी नजर आए। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों से संवेदनहीनता का बर्ताव कर रही है। पोखरियाल बोले कि ऐसे मौकों पर कांग्रेस को राजनीति करने की बजाय गंभीरता दिखाते हुए पीड़ितों की मदद करनी चाहिए थी। जिस तरीके से जहरीली शराब को परोसा गया और उससे लगभग 11 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है, बहुत ही दुखद और पीड़ादायी घटना है। मैं उन तमाम परिवारों के घर पर गया था जिन्होंने अपने परिजन को खोया, तो स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत गरीब लोग हैं। और मैं समझता था कि सरकार संवेदनशील होगी, लेकिन यहाँ आकर के जो मंजर सामने आया है तो सरकार असंवेदनशील है। उन पारिवारिक जनों को किस तरीके से हम सहयोग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एसडीएम को भी बताया है अभी, और ये डॉक्टर ही दोनों अभी प्रशासन और चिकित्सा इन दो के बीच है। जो लोग थोड़ा सा ऐसी वो मिलेगा कि उन्होंने किसी ने भी थोड़ा सा भी सेवन किया होगा, उसको तत्काल इस समय चिकित्सा की ज़रूरत होगी। तो डॉक्टर्स को इनके एक पूरा कैंप कर रहे हैं। और दूसरी ओर जो मदद हो सकती है वो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है, और यहाँ के स्तर पर हम जो कर सकते हैं हर हालत में करेंगे। वहीं कुमाऊं का सबसे बड़ा सुशीला तिवारी हॉस्पिटल इन दिनों मरीजों से खचाखच भरा हुआ है। हालात ऐसे कि मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा है। रोजाना अस्पताल में 2000 से ज्यादा ओपीडी हो रही है और अलग अलग तरह की बीमारियों के मरीजों से अस्पताल फुल है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी का कहना कि फिलहाल समय में डेंगू, कोविड, मलेरिया और वायरल फीवर के मरीजों की तादाद ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाने वाली बीमारी के मरीज अब हल्द्वानी में भी मिलने लगे। कालाजार नाम की बीमारी के मरीज भी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में लगातार आ रहे हैं, जो कि एक गंभीर मामला है। अस्पताल की प्राचार्य का कहना है कि अब तक कालाजार के 50 से ज्यादा मरीज उपचार कराने आए हैं और इस बीमारी को लेकर स्वास्थ्य महकमा अब अलर्ट हो गया है। हर डिपार्टमेंट में काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। इसके जैसे कल की अगर आपके देखें 620 मेडिकल अस्पताल में भर्ती थे और 650, और जो उसमें है कि उसमें जो है आईसीयू बिल्कुल फुल थे वो थे। और कल जैसे करीबन ओपीडी में कल का अगर फिगर देंगे 1852 मरीज थे, और कल में 110 नए मरीज भर्ती हुए थे। डिस्चार्ज भी होंगे, किसी डेथ भी होती है, वो अलग चीज़ है, और ये आ रहे हैं। तो इसके से पूरे वार्ड्स बिल्कुल फुल हैं। उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों में हुई धांधली और घोटालों के खिलाफ सीबीआई की जांच की मांग तेज हो गई है। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने मिलकर बुद्ध पार्क में उपवास शुरू कर दिया है। लोगों का कहना कि दोषी चाहे कितने भी बड़े हों, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। जब तक सरकार भर्तियों में हुई धांधली की सीबीआई जांच नहीं कराती, तब तक ये उपवास चलता रहेगा। साथ ही ये भी कहा कि सरकार युवाओं का हक मारकर भर्तियों में धांधली कर रही है। हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद अब कानून के रक्षकों को ही कानून का पाठ पढ़ाया जाने लगा है। आपको बता दें, देहरादून पुलिस मुख्यालय में एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ जिलों के एसपी, सीओ भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बैठक में जो एक्सपर्ट्स थे, सीआरपीसी की धारा 41 का उल्लेख करते नजर आए, जिसमें 7 साल से कम की सजा पर गिरफ्तारी की जा सकती है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करी। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा और डेलीगेशन ने कई मुद्दों पर बात करने के साथ ही सरकार को सुझाव भी दिया। प्रदेश अध्यक्ष का कहना कि प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, शराब कांड की बात हो या फिर भर्ती परीक्षाएं। साथ ही कहा कि विपक्ष पर केवल विरोध करने का आरोप लगता रहता है। ऐसे में आज हमें सरकार को कई मुद्दे पर सुझाव भी देना है और हमने दिए भी हैं।
पुलिस पे ग्रेड का विषय है। उसके अलावा भू कानून को लेकर हम लोग ने कई विषयों पर चर्चा की। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, जिसमें हरिद्वार में अभी जो घटित घटना है जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई और भी अन्य जो घटनाएं घट रही हैं उनके विषय में हमने बात की। और उसके अलावा जो भर्ती घोटाला हुआ उसको दो रूप में देखने की आवश्यकता थी। एक तो जिसमें कानून का पालन नहीं हुआ, जिसमें अधीनस्थ चयन आयोग से लेकर अन्य भर्तियां हैं, उसमें कोऑपरेटिव की भर्तियां हैं, उसमें जो हमारा सचिवालय उसकी भर्तियों की बात हुई। उसके अलावा हमने कहा कि विधानसभा की जो भर्तियां हैं वो नैतिकता के आधार पर उनका आंकलन होना चाहिए कि एथिक्स क्या थे और लोगों ने अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया या सदुपयोग किया, इस पर चर्चा और जांच होनी चाहिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।